24 के लिए 24 पार्टियों का अलायंस नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक खाका तैयार किया है। श्रीनगर में राहुल गांधी को एकीकृत विपक्ष का नेता साबित करने के लिए छोटे बड़े 23 दलों को आमंत्रित किया गया है और अब कंफर्मेशन का वेट किया जा रहा है। अगले 15 दिनों तक कांग्रेस की टाइमलाइन पर यही खबर चलेगी कि कौन कौन आ रहा है, किस किसने कंफर्मेशन दे दिया है। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि कोई भी बड़ी पार्टी राहुल गांधी के साथ दिखना नहीं चाहती। अखिलेश मना कर चुके हैं, मायावती खामोश है, ममता की पार्टी डीडी को ही पीएम मटेरियल मानकर चल रही है। पवार, नीतीश और तेजस्वी कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन कंफर्मेशन उनका भी नहीं आया है। असल में जो भी पार्टी अपने राज्य में अपने दम पर लड़ रही है उसे कांग्रेस के साथ नहीं जाना। तो फिर 24 में मोदी को चैलेंज करने का राहुल का सपना पूरा होगा या फिर यह सपना एक बार फिर से सपना ही रह जाएगा? आइए जानते हैं। क्या 24 में हैट्रिक की ख्वाहिश रखने वाले नरेंद्र मोदी के पास एक ए टीम, बी टीम, सी टीम और डी टीम है? क्या 24 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस भी एक ए टीम, बी टीम, सी टीम और डी टीम बना रही है? 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया है। जो पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा के मकसद में विश्वास रखते हैं, जो बीजेपी के बी टीम या सी टीम या डी टीम नहीं है, उनको निमंत्रण दिया जाएगा। इन सवालों का जवाब 30 जनवरी को मिल जाएगा, जब ये साफ हो जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में एंटी मोदी मोर्चा की कितनी टीम राहुल के साथ जुड़ी है। श्रीनगर में राहुल गांधी के मंच पर जम्मू कश्मीर के तमाम मुस्लिम नेता होंगे, जिन लोगों ने 370 का विरोध किया था। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती होंगे। राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे। बिहार से आरजेडी लेफ्ट ने भी 370 का विरोध किया था, इनको भी बुलावा भेजा गया है। एंटी मोदी मोर्चा की टीम यहां से लॉन्च होगी। लेकिन जैसे ही टीम ये यूपी की तरफ आएगी तो यहां क्या होगा? कांग्रेस ने अखिलेश को भी बुलाया है, लेकिन अखिलेश अभी तक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दूरी बनाए हुए हैं। अखिलेश को पता है यूपी में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82% है। कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। यहां कांग्रेस कोई कंधा तलाश रही है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर बुला रही है। यूपी में अखिलेश की सीधी लड़ाई योगी से है और 2024 में भी वो ये फाइट 1 to 1 रखना चाहेंगे। इसीलिए कांग्रेस के रथ पर वो चढ़ेंगे, कहना मुश्किल है। और ऐसा ही कुछ उनके साथी आरएलडी के जयंत का भी है। इन्हें भी कांग्रेस ने न्योता भेजा है, लेकिन इन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसकी भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने उनके टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, हमने कभी नहीं की। हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अरे जब हम किसी नहीं, हमारी पार्टी उस पदयात्रा में शामिल नहीं है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारी पार्टी के कार्यक्रम, सिद्धांत, नीतियां अलग हैं, इसलिए हम उस पार्टी के आंदोलन के साथ हैं। कांग्रेस ने मायावती को भी श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए चिट्ठी भेजी है। मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल को शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन यूपी के सियासत में हाशिए पर रही कांग्रेस के साथ मायावती भी जुड़कर कोई नया संदेश देंगी, ऐसा लगता नहीं है। 24 के लिए बिहार में भी खिचड़ी पक रही है। राहुल को नीतीश और लालू यादव की आरजेडी पर बहुत भरोसा है। बिहार में बीजेपी का अपना स्ट्राइक रेट 100% का है। बीजेपी के सपोर्ट से भी नीतीश 100% का स्ट्राइक रेट गेन नहीं कर पाए थे और किशनगंज की सीट हार गए थे, जबकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट यहां 0% रहा है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में बीजेपी से फाइनल मुकाबला एंटी मोदी मोर्चा टीम से हो। नीतीश को भी इस बात का भरोसा था कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर बीजेपी को वो शिकस्त दे देंगे, लेकिन आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस कांड ने नीतीश को परेशान कर दिया है। यहाँ राहुल की बी और सी टीम आपस में ही लड़ गई है। ये लोग सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा, मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना
उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा दुख का विषय है। मोदी के खिलाफ राहुल टीम BCD तैयार कर रहे हैं, लेकिन राहुल का 23 पार्टी वाला प्लान मोदी को क्या 2024 में टक्कर दे पाएगा? क्योंकि राहुल के एंटी मोदी मोर्चा से अलग विपक्ष का एक और मोर्चा बन रहा है, वो जिसे बना रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR। और राहुल के लिए एंटी मोदी मोर्चा की एकता की सबसे बड़ी चुनौती ये है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में KCR का स्ट्राइक रेट 53% रहा है, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 17%। KCR पर राहुल को भरोसा नहीं है। दरअसल तेलंगाना में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही KCR के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। जब राहुल ने ऐसा किया तो KCR ने भी क्लियर कर दिया। कांग्रेस और KCR एक दूसरे के खिलाफ तेलंगाना में लड़ रहे हैं, जिसके चलते ही KCR गैर कांग्रेसी दलों के साथ विपक्षी एकता बनाने में जुटे हैं। KCR मकर संक्रांति के बाद एक रैली कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने केजरीवाल, अखिलेश, ममता बनर्जी को बुलाया है, लेकिन कांग्रेस और उससे जुड़े हुए दलों को न्योता नहीं भेजा। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी नहीं बुलाया। ऐसे में राहुल का एंटी मोदी मोर्चा कितना असर डालेगा कहना मुश्किल है। बात यही नहीं है, हैरानी की बात यह है कि राहुल ने जिन्हें नहीं बुलाया है उसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी नाम है। राहुल को लगता है कि अगर पटनायक के सामने 2 में से 1 उंगली पकड़ने की स्थिति आई तो वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, और यही वजह है कि राहुल की टीम 23 में नवीन पटनायक नहीं है। अब इसकी वजह ओडिशा का स्ट्राइक रेट भी है। ओडिशा की 21 सीट में से बीजेडी की जीत का स्ट्राइक रेट 57% रहा है, जबकि कांग्रेस का 4.7। ओडिशा में राहुल अकेले लड़ेंगे, जहां की जनता बीजेडी और बीजेपी में से ही अब तक किसी एक को चुनती आई है। उधर राहुल को सबसे ज्यादा अपने तमिलनाडु वाले दोस्त DMK पर भरोसा है। 39 लोकसभा सीट वाले तमिलनाडु में DMK की जीत का स्ट्राइक रेट 95% है। और स्टालिन एक ऐसे राहुल के दोस्त हैं जो खुलकर राहुल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और जिस तरह से गवर्नर और स्टालिन के बीच में विवाद छिड़ा है और जिस तरह से कांग्रेस स्टालिन का बैकअप कर रही है, तमिलनाडु में तो राहुल के लिए मामला सब पॉजिटिव है। लेकिन बीजेपी के पास भी AIDMK जैसा दोस्त है। कहा जाता है कि तमिलनाडु में अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरा सा भी चला तो यहाँ बाजी पलट सकती है। इसीलिए राज्यपाल RN रवि के मामले को DMK ने उत्तर भारतीय बनाम द्रविड़ बनाना शुरू कर दिया है। ताजा विवाद DMK संगठन सचिव RS भारती ने राज्यपाल की तुलना तमिलनाडु में पानीपुरी बेचने वाले उत्तर भारतीयों से कर दी है। तमिलनाडु में उत्तर भारतीय पानीपुरी बेचते हैं और राज्यपाल भी पानीपुरी वाले की तरह हैं। अगर जयललिता जीवित होती तो वो पिटे बिना नहीं जाते। मैंने पहले कहा था कि जो लोग सोन पापड़ी और पानीपुरी बेचते हैं वे तमिलनाडु के गौरव को नहीं जानते हैं। पता चला कि कई लोग बिहार से आए हैं और मुझे लगता है कि राज्यपाल भी इसी तरह ट्रेन से आए हैं। दक्षिण में राहुल को सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए 23 पार्टी वाले प्लान में दक्षिण की पार्टियों को खास तवज्जो दी है। लेकिन मामला केरल में फंस सकता है। केरल में 20 सीट में से कांग्रेस का 80% स्ट्राइक रेट रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस की दोस्ती पर सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर है, जहां लेफ्ट की एकमात्र सरकार है। देखना यह है कि 2024 में लेफ्ट केरल में राहुल के साथ समझौता कितना करेगी। कश्मीर से दोस्ती भले होगी, लेकिन केरल में कुश्ती तय है। एंटी मोदी मोर्चा राहुल भले बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को वो नहीं बुला रहे हैं वो भी उनके लिए चुनौती साबित होंगे। सबसे ज्यादा डेंट राहुल को आम आदमी पार्टी लगा रही है, जिसका नतीजा दिल्ली और पंजाब में दिख चुका है। दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड हुई, कांग्रेस जिस पर खामोश रही, जिसके बाद केजरीवाल को नहीं बुलाकर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 7 सीटों पर अलायंस नहीं होने वाला है और पंजाब में भी कोई अलायंस नहीं हो रहा। अब यहाँ लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की होगी। आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई को बिल्कुल
पीक पर लेकर चल रही है। पिछली बार 7 सीटों पर कांग्रेस 2 नंबर पर हो गई थी। बात बस दिल्ली की नहीं है, पंजाब में भी राहुल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में 13 सीटें हैं। केरल के बाद कांग्रेस का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है, करीब 61% का। लेकिन जब यह हुआ उस वक्त वहां अमरिंदर सिंह हुआ करते थे, जो आज बीजेपी में है, और वहां अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। वहां भी क्लियर है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, बीजेपी का अलायंस अलग लड़ेगा, अकाली दल अलग लड़ेगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो वहां फाइट 4 फ्रंट पर होगी। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। 2009 और 2004 में जहां कांग्रेस बीजेपी में 50-50% की फाइट थी, अब 2014 के बाद से गुजरात में एक सीट पाना कांग्रेस के लिए सपना हो गया है। गुजरात में 26 सीट पर बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया है। ऑल इंडिया लेवल पर मोदी के खिलाफ राहुल टीम तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी से लड़ने से ज्यादा चुनौती जिन्हें वो मोदी की बीसीडी टीम कह रहे हैं और जिन्हें उन्होंने नहीं बुलाया है, वो है। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हें सेक्युलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हें मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा जी? हैं? आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो ना, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मैं उसको मार दिया। अगर मैं वो बोला मैं अपने आप को मार दिया तो बोलेंगे उठो भाई, इसको ज्यादा ही हो गया इनको, अब चलो, अब 3 दिन से बहुत दौरा कर लिया, इनको दौरे पड़ रहे शायद। ये कांग्रेस का हाल है, ये कांग्रेस का हाल है। अब इन्हों मुकाबला कर रहे, इन्हों मंदिर को जा रहे, इन्हों भी जा रहे। चीन बॉर्डर से करीब 2500 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के दक्षिण में इस वक्त एक बड़ी आर्मी एक्सरसाइज चल रही है। पहली बार दिल्ली से दूर आर्मी डे की परेड बेंगलुरु में हो रही है, लेकिन सेना ने ठान लिया है कि बेंगलुरु से बीजिंग को एक बड़ा संदेश पहुंचाया जाए। क्या है चीन को हिंदुस्तान का संदेश और कैसी है सेना की तैयारी, एक रिपोर्ट से समझते हैं। चीन बॉर्डर पर हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस मोदी सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा रही है, विनाशकारी कैलेंडर जारी कर रही है। सरकार कह रही है कि सेना के दमखम पर सवाल उठाना गलत है और भारत की सेना आर्मी डे पर अपना शौर्य दिखाने जा रही है, चीन को मैसेज देने जा रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों से आर्मी चीफ का एक बयान लगातार सुर्खियों में है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कह रहे हैं कि चीन बॉर्डर पर सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, यानी अप्रत्याशित है। If I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. आर्मी चीफ ने 3 बड़ी बातें कही हैं। चीन बॉर्डर पर सिचुएशन स्टेबल है, वहां के हालात अप्रत्याशित हैं, लेकिन सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। आर्मी चीफ की तीसरी लाइन की रिफ्लेक्शन इस वक्त बेंगलुरु में नजर आ रहा है।
इस बार बेंगलुरु में आर्मी डे मनाया जा रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली से बाहर आर्मी डे मनाने का फैसला लिया गया है। बेंगलुरु को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1949 में पहली बार जब किसी भारतीय कमांडर ने सेना की कमान संभाली थी तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे और फील्ड मार्शल करियप्पा कर्नाटक के रहने वाले थे। आर्मी डे के दिन परेड और हथियारों की नुमाइश पहली बार नहीं हो रही। ये आर्मी डे की परंपरा का हिस्सा है। लेकिन भारत चीन बॉर्डर पर पिछले दिनों जो टेंशन नजर आई उसे देखते हुए बेंगलुरु से बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। आप मेरे पीछे जो टुकड़ी देख रहे हैं वो पैराशूट रेजिमेंट है और इसके जवान जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। आर्मी डे का ये सिग्निफिकेंस है, बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि चीन ने एग्रेशन दिखाया है और भारतीय सेना को अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। तकरीबन 22,000 जवान LAC पर तैनात हों, इसकी पूरी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए डिफेंस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को मार्क कर कर वहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी तैयारी भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना ने 450 टैंक्स को वहाँ पर डिप्लॉय करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 2 सालों से ये प्रक्रिया चल रही है और ये तैयारी अनवरत की जा रही है ताकि डिफेंस जो स्ट्रक्चर है उसे वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया जा सके, इस पर जोर दिया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में एक स्टैटिक डिस्प्ले भी देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये वो भारतीय सेना की ताकत है जिसकी नुमाइश बेंगलुरु के MAG सेंटर में की गई है। बोफोर्स गन को यहाँ पर दिखाया गया है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर दिखाया गया है और KT वज्रा जो टैंक्स है वो दिखाया गया है, KT-90 गन है वो दिखाया गया है। तो इन सब तमाम जो सशक्त बनाती है भारतीय सेना को वो सारे वेपनरी सिस्टम का स्टैटिक डिस्प्ले यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेंगलुरु में उन तमाम आधुनिक सैन्य साजो सामान का दमखम दिखाया जा रहा है जो भारत चीन बॉर्डर पर चाइनीज एग्रेशन का जवाब देने में सक्षम है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, M777 अल्ट्रा लाइट हॉबिट्जर गन, T-90 गन और K9 वज्र जैसे हथियार यहां की परेड का हिस्सा है। चीन बॉर्डर के लिहाज से पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तैनाती बेहद अहम है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को DRDO ने तैयार किया है। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम शिव धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है। यह 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर को 1 दशक पहले ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन अब इसका एडवांस वर्जन तैयार किया गया है। स्टैटिक डिस्प्ले में एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका भी शामिल है। आप पिनाका को यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो इसकी खासियत यह है कि ये मेड इन इंडिया है। DRDO ने इसे तैयार किया है और 40 सेकंड में, तकरीबन 44 सेकंड में 72 रॉकेट इससे दागे जा सकते हैं। 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को ये पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी मौसम में, कितनी भी ऊंचाई में ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम काम करता है। यही वजह है कि इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और भारतीय सेना के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ की तरह ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम काम कर रहा है। दुश्मन के खिलाफ किसी भी बड़े ऑपरेशन में जितना बड़ा रोल आर्मी रेजिमेंट के दस्तों का होता है, उतने ही इंपॉर्टेंट पैराट्रूपर्स भी होते हैं। आसमान से छलांग लगाकर दुश्मन के इलाके में पहुंचने वाले ये पैराट्रूपर्स किसी भी खतरनाक मिशन को आसानी से अंजाम देते हैं। यही वजह है कि इस बार आर्मी डे परेड में पैराट्रूपर्स का फ्री फॉल दिखाया जा रहा है।
एलएसी के पास जिस तरह का टेरेन है, जैसी भौगोलिक स्थिति है, उसके लिए ड्रोन भी काफी कारगर होते हैं। इसीलिए आर्मी इन दोनों बड़ी संख्या में ड्रोन भी ले रही है। दुश्मन पर अटैक ड्रोन और लॉजिस्टिक सप्लाई दोनों पर्पज से आर्मी का फोकस ड्रोन पर है। अटैक ड्रोन की मदद से दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को बर्बाद किया जा सकता है और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए भी ये बहुत कारगर साबित होते हैं। ड्रोन के जरिए सैनिकों तक दवा से लेकर हथियार को ड्रॉप करवाया जा सकता है। आर्मी चीफ का कहना है कि चीन बॉर्डर पर फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, लेकिन चीन को लेकर कांग्रेस बार बार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। चीन के मुद्दे पर यह कांग्रेस का सबसे लेटेस्ट ट्वीट है। कांग्रेस कभी बॉर्डर पर तैयारी को लेकर सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाती है, कभी चीन को लेकर सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी को कटघरे में खड़ा करती है। कांग्रेस का मकसद सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव तैयार करना, उन्हें कमजोर बताना। शायद ये पहली बार हो रहा है कि आज हम जो साल खत्म हो गया 2022, उसका एक कैलेंडर आपके सामने मैं जारी कर रहा हूं। ये एक विनाशकारी कैलेंडर है। दिस इज अ कैलेंडर ऑफ चाइना। चीन की जो विनाशकारी नीति रही है और महीनेवार 2022 में जो गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों से हिंदुस्तान को, हम सबको नुकसान हुआ है हमारी चीन नीति को लेकर, वो मैं महीनेवार आपके सामने रखना चाहता हूं। दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे आत्मीयता, निकटता और सहचर्य के साथ मिल रहे हैं जो +1 है, वैश्विक संबंधों की पारंपरिक बातों से बेहतर है, और इस +1 दोस्ती को समझने और सराहने में बहुतों को समय लगेगा। ये 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग के लिए कहा। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इसी एजेंडे में जुटा रहता है। करीब करीब हर दिन चीन वाला ट्वीट कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्रेंड कराया जाता है। मोदी पर अटैक किया जाता है। मोदी ने सेना को कमजोर कर दिया, मोदी चुप क्यों है, मोदी छुपे हुए क्यों हैं, ऐसे ट्वीट किए जाते हैं। कांग्रेस को मोदी की पॉपुलैरिटी से परेशानी है, वो उसी को डैमेज करना चाहती है, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। ग्लोबल लीडर्स के वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में मोदी पहले भी नंबर 1 थे, अभी भी नंबर 1 है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% है। 18 साल से अधिक उम्र के 3/4 से भी ज्यादा लोग मोदी के काम से खुश हैं। मोदी की तुलना में अगर आप वर्ल्ड के दूसरे बड़े लीडर्स की रेटिंग देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मोदी कितने पॉपुलर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 42% है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की अप्रूवल रेटिंग 31% है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अप्रूवल रेटिंग 31% है। मोदी इस पोजीशन पर हैं तो उसके पीछे वजह है। आज मोदी की इमेज वर्ल्ड लीडर की है। ग्लोबल साउथ समिट में मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया की बात करते हैं। 120 से ज्यादा विकासशील देश मोदी की बात को गौर से सुनते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है और मोदी भारत की इस ताकत का संदेश जब पूरी दुनिया को देते हैं तो उसमें चीन जैसे पड़ोसी देश भी होते हैं। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी वैश्विक मंच से बोलते हैं तो उसमें दुनिया के लिए शांति का संदेश भी होता है। किसी भी बड़ी लड़ाई को मिलकर लड़ने का प्रण भी होता है और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का जिक्र भी होता है और मेक इन इंडिया की बात भी होती है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत में इसका एग्जाम्पल दिखता है। भारत कभी हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। विदेश से सैन्य सामान इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन पिछले 8 साल में भारत की पहचान डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर बन रही है। भारत ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा लिया है। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस कितना है, उसका अंदाजा बेंगलुरु में आर्मी डे के फंक्शन में शामिल हथियारों को देखकर लगाया जा सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम,
ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो चीन बॉर्डर पर काफी कारगर है। इसके अलावा आर्मी डे परेड में कई और हथियारों की ताकत दिखाई जा रही है, जिसमें भीष्म टैंक और K9 वज्र टैंक भी शामिल हैं। भारत चीन सीमा पर लगातार बढ़ते हुए तनाव के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर किया है। ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और उसकी एडवांसमेंट के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही है। एक और जो घातक हथियार LAC पर तैनात किया गया है वो है T-90 टैंक। इसे भीष्म भी कहा जाता है और ये 1 मिनट में 8 गोले फायर करने में सक्षम है। ये दुनिया का सबसे हल्का टैंक है और इसी वजह से इसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। भीष्म और K9 वज्र टैंक हल्के टैंक माने जाते हैं। पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर हल्के तोप की जरूरत काफी दिनों से महसूस की जा रही थी, क्योंकि भारी तोपों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल होता है। इसीलिए अब इनकी तैनाती वहां की गई है। इसके अलावा लाइट हॉवित्जर गन और तमाम फाइटर जेट्स भी LAC पर तैनात हैं। चीन को लेकर विरोधी पार्टियां भले ही सरकार पर सवाल उठाती हैं, लेकिन आर्मी चीफ का साफ साफ कहना है कि बॉर्डर पर सेना की पैनी नजर है। चीन की हर गतिविधि को लगातार मॉनिटर किया जाता है और चीन से निपटने के लिए आर्मी की तैयारी पूरी है। कोई भी सेना की क्षमता या इसमें सिर्फ नंबर्स पे निर्भर नहीं है, उसमें कई अलग अलग मुद्दे होते हैं। आपके जो लड़ाई की सामग्री है या वेपन सिस्टम इक्विपमेंट इज़ वन कंपोनेंट। उसके अलावा आपकी लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, आपकी लेवल ऑफ मोटिवेशन, आपके सोल्जर्स की जो ह्यूमन रिसोर्स है, मेरी समझ में वो भी उतने ही मायने रखता है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और उसी तरह से वहाँ पर किस तरह की टेरेन अवेलेबल है। सो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल दिस। सो आपको संक्षिप्त में यदि मैंने आपको प्रश्न का जवाब देना है तो मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ या फिर ये भरोसा दिलाना चाहूँगा, यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी या कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, सशक्त है, प्रबल है। और यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसका पूरी तरह से मैं समझता हूँ रिस्पॉन्ड करने में पूरी तरह से तैयार है। चीन का मुद्दा सेंसिटिव है। सेना की तैयारी में कोई कमी नहीं है। आर्मी डे की परेड में शामिल होने वाले सैन्य साजो सामान इसी मैसेज को सामने रखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है सरकार और सेना पर भरोसा, क्योंकि दुश्मन से निपटने के लिए हथियार से ज्यादा भरोसे की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।